देखिए, बंगाल और बिहार आज भी दंगे की आग में तप रहे हैं। लोग सहमे हुए हैं, घरों में रहने को लोग मजबूर हैं। बिहार में 6 शहर तो बंगाल में 2 शहर दहशत में हैं। सड़कों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बूटों की आवाज लोगों को थोड़ा सुकून दे रही है, लेकिन सियासत की जुबानी जंग जारी है। शब्द बाण एक दूसरे पर खूब छोड़े जा रहे हैं। देखिए सड़क से लेकर जुबान तक की जंग इस रिपोर्ट में। जगह जगह फसाद, कैसे फैली दंगे की आग। बंगाल टू बिहार बवालियों की बहार। सुशासन का नाम सुरक्षा देने में नाकाम। बिहार जल रहा है, हुगली में हुड़दंग है। सासाराम में ब्लास्ट, किसने लगाई आग। दंगाई मस्त, कानून व्यवस्था ध्वस्त। दंगे के बाद सियासत की जुबानी जंग। भाजपा की सरकार बनाइए, ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करे। जो पक्ष ज्यादा विक्टिम रहा उसी पक्ष को और फंसाया भी जा रहा है। पुलिस जानते हुए घटना हो रही है और हमको भगाया जा रहा है। राम के नाम पर सियासत अपने काम पर। रामनवमी का त्योहार देश में धूमधाम से मनाया जा रहा था। हर तरफ राम नाम की गूंज थी। इसी बीच अमन के दुश्मनों ने शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया। पथराव एक दो जगह नहीं, एक दो शहर नहीं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग शहरों में हुआ। दंगे की आग में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और बिहार सुलगे। दोनों ही प्रदेश में प्रशासन दंगाइयों से निपटने में नाकाम दिखा। पश्चिम बंगाल और बिहार में अभी दंगे की आग सुलग रही है। बिहार के सासाराम में एक बार फिर से ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। वहीं हुगली में दंगे की खबरें मिली। पश्चिम बंगाल के हुगली में दंगे की खबर मिलने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से वो जा न सके। मजूमदार ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। पत्थरबाजी हुई, गाड़ी तोड़ा जा रहा है, लेकिन जो बच्चे और महिला हमारे साथ आए थे उनके ऊपर क्या होगा? वो ट्रैम्पेड हो जाएंगे। भाग रोड हो रही, पुलिस हमारे ऊपर टीयर गैस फेंक रहा है। कौन है? मुस्लिम मोहल्ला है, यहाँ से पत्थर आ रहा है। पुलिस जानते हुए घटना हो रही है और हमको भगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दंगे के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उधर हुगली में धारा 144 लागू की गई। दुकानें बंद हैं, लोग घरों में कैद हैं। बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दंगे के वक्त सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। बिहार के 6 शहर दंगे की आग में सुलग रहे हैं। सासाराम में एक बार फिर से धमाका सुनाई दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। बिहार में 140 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि फिलहाल शांति व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया। निर्देश दे रहे हैं कि विधि व्यवस्था सही रहे, लोगों में शांति का माहौल कायम रहे। तो ये कैसा लग रहा है आपको बिहार शरीफ का माहौल? माहौल तो अब शांत है, पहले से बेहतर। हाँ, माहौल शांत है। लोग चल फिर रहे हैं। लोग कभी पूर्ण पे नहीं चल रहे हैं। दवा वगैरह का दुकान सब खुला हुआ है, उसमें जिनको इमरजेंसी है वो जा रहे हैं, दवा ले रहे हैं। सुबह सुबह तड़के भी एक धमाका हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि मोची टोला में जो धमाका हुआ वो भी किसी उपद्रवी ने बम फेंका है किसी मकान के ऊपर। हम लोग वहाँ गए भी थे, वहाँ पे बड़ा सा स्पॉट देखने को मिल रहा है। वो क्या था? देखिए, यद्यपि कि हर एक जगह शांति है और गश्ती दल है, लेकिन फिर भी एक आध दो शरारती तत्व जो हैं जो कि चाहते हैं कि अफवाहों का माहौल गर्म रहे, तो फिर उसके लिए जो है, और वो स्थान भी देखा होगा आपने, कोई बहुत बड़ा एरिया में धमाका नहीं है, वो एक स्मॉल सा है। और अभी शुरुआती जांच जो हुई है तो उसमें सुतली बम होने के साक्ष्य मिले हैं। सुतली बम जो होता है वो जो है दिवाली वगैरह में भी यूज होता है, लेकिन हाँ, अभी की स्थिति में हम लोग सुतली बम को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और हम लोग का दल जो है वहाँ पे लगा हुआ है और जो भी दोषी व्यक्ति था उनकी जल्द से गिरफ्तारी जो है सुनिश्चित की जाएगी। सासाराम का मोची टोला इलाका है जहाँ पर आज तड़के सुबह 4 बजे बम विस्फोट की खबर आई। हालांकि लोगों ने बताया कि ये सुतली बम था, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स एसएसबी के जवान वो तमाम सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पे लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। फिलहाल ये एसएसबी के जवान हैं जो इस पूरे इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं और
यहाँ के लोगों में अमन शांति व्यवस्था कायम रहे, उसके लिए ये फ्लैग मार्च चल। लोग कह रहे हैं कि सुतली बम था, ऐसा बताया जा रहा है कि सुतली बम जो पटाखा था, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, ये गलत है। पटाखा होता तो दीवार पर फूटता। बताइए, पटाखे का वो इतना बड़ा अगर निशान, इतना आवाज होता, इतना। अब देखिए, अंदाजा लगाइए इसको, अगर पटाखे का वो निशान हो सकता है। आप तो मतलब पत्रकार को जानते हो। फेंका जाता है। तो ये हादसा हुआ है सुबह सुबह और तमाम लोगों का गुस्सा है प्रशासन के खिलाफ कि प्रशासन के लोग आए, इस पूरे इलाके का उन लोगों ने मुआयना किया। ये जो धमाके के जो दाग हैं वो साफ दिख रहे हैं और इस चीज़ को वो लोग देखे, लेकिन देखने के बाद उन लोगों ने यहाँ पर कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं की ताकि इन लोगों के जान माल की सुरक्षा हो सके। और इन लोगों का यही आरोप है कि अगर ऐसा होता रहा तो ऐसे में फिर आगे क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ दंगों की आग में हाथ सेकने का काम राजनीतिक पार्टियों ने किया। हर पार्टी ने एक दूसरे पर जुबानी बाण छोड़ा। दंगों के बीच बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बनी तो दंगाइयों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीक ही है। चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। अमित शाह के हमलों का जवाब आरजेडी नेता मनोज झा ने दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पश्चिम बंगाल और बिहार की सरकार को निशाने पर लिया। तनाव में और सासाराम से ज्यादा नालंदा में हुआ, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, मुख्यमंत्री थर्ड पार्टी खोज रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में और जो पक्ष ज़्यादा विक्टिम रहा उसी पक्ष को और फंसाया भी जा रहा है। तो न्याय के लिए तो अंत में गवर्नर से बात करनी ही पड़ेगी, गवर्नर से बात करनी पड़ेगी। और मुख्यमंत्री ने को गलत ये दुष्प्रचार करा रहे हैं। होम डिपार्टमेंट बिहार सरकार से भी रिपोर्ट मांगी है। दंगों की गूंज बिहार विधानसभा में भी सुनाई दी, जहां विपक्षी दलों ने सरकार को जमकर घेरा। सदन के बाहर और अंदर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियों के विधायकों ने हाथ में प्ले कार्ड प्रदर्शन किया। दंगे की आग तो लगी, घरों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी भी हुई, दुकानों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। इस सब का असली जिम्मेदार कौन है? कौन है जिसने रामनवमी के मौके पर आग लगाने का काम किया? क्यों बिहार के डीजीपी और बड़े अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे? क्यों वक्त रहते दंगाइयों को रोका नहीं गया? भारत 24 अखंड भारत के तहत हर तरफ शांति बनाए रखने की अपील करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में सीबीआई के 60 साल पूरे होने पर आयोजित डायमंड जुबली प्रोग्राम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने पोस्टल स्टैंप और डायमंड जुबली मार्क वाला सिक्का लॉन्च किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर सीबीआई के काम की तारीफ की और जांच एजेंसी को न्याय और इंसाफ का ब्रांड बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करप्शन पर खूब वार करते हैं, करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। देश में आए दिन भ्रष्टाचारियों के ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसियां छापा मारती है और करोड़ों की संपत्ति जब्त करती है। केंद्र की इस कार्रवाई पर विपक्ष आए दिन लाल होता है। विपक्षी दल आए दिन केंद्र पर हमला बोलते हैं। विपक्षी आए दिन केंद्रीय एजेंसी सीबीआई, ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं, मगर सीबीआई और ईडी काम में जुटी हुई है, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है। एक तरफ विपक्ष सीबीआई के जरिए केंद्र सरकार पर वार करती है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीआई को न्याय और इंसाफ का ब्रांड बता दिया। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार
गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। क्यों? भ्रष्टाचारियों ने देश का खजाना लूटने का एक और तरीका बना रखा था, जो दशकों से चला आ रहा था। ये था सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से लूट। फोन बैंकिंग के उस दौर में कुछ लोगों ने 22,000 करोड़ रुपए देश के बैंकों के लूट लिए और विदेश भाग गए। हमने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कानून बनाया। अभी तक विदेश भागे इन आर्थिक अपराधियों की 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। वाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता जाता है, और जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास अवश्य प्रभावित हो जाता है। सीबीआई डायमंड जुबली मना रही है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोला। अपने 25 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीआई के 6 दशक के सफर और आगे आने वाली चुनौतियों को लेकर बातचीत की। करप्शन के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति है। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि देश को आगे बढ़ाना है तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी होगी। और यही वजह है कि वो आए दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंकते हैं। एक तरफ केंद्र सरकार समाज से करप्शन खत्म करने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा करने में भी जुटी हुई है। बीजेपी ने ग्रैंड ओल्ड पार्टी के राज में करप्शन और घोटाले का कच्चा चिट्ठा खोला। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर की और इस वीडियो में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राज में हुए भ्रष्टाचार और घोटाले की एक फाइल का पहला एपिसोड लॉन्च किया है। बीजेपी ने कांग्रेस फाइल्स टाइटल के नाम से वीडियो सीरीज शुरू की। 3 मिनट की वीडियो में कांग्रेस का मतलब करप्शन बताया गया। कांग्रेस के 70 साल के शासन के घोटालों का जिक्र किया गया। वीडियो में कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ घोटाले का जिक्र है। वीडियो में 4.82 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप भी लगाया गया। देश में भ्रष्टाचार नासूर बन गया है। इसको खत्म करने के लिए सरकार लगी हुई है। इस पर आंशिक सफलता तो पाई गई, मगर इसे जड़ से खत्म करने के लिए काफी रास्ता तय करना पड़ेगा और इसको लेकर मोदी सरकार फुल एक्शन मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब आपको पीएम मोदी की बड़ी बातें बताते हैं। सबसे पहले 6 दशक में सीबीआई का दायरा बहुत बड़ा हुआ, इसका जिक्र उन्होंने किया। सीबीआई यानी न्याय का ब्रांड। भ्रष्टाचार पर नकेल कसना एक बड़ी जिम्मेदारी है, ये बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई। 2014 से पहले फोन पर लोगों को करोड़ों रुपए का लोन मिलता था। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लूटते थे भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचार से लड़ाई में राजनीतिक इच्छा शक्ति और मजबूत होती थी। इस तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान किया। देखिए, आतंकवादियों के हमदर्द चीन और पाकिस्तान पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कई बार हमला बोल चुके हैं और अब उनके निशाने पर है खालिस्तानियों पर चुप्पी साधने वाले देश। कर्नाटक में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी के मिसाइल मिनिस्टर यानी डॉक्टर जयशंकर ने डंके की चोट पर ब्रिटेन से लेकर चीन तक को सुना दिया। ब्रिटेन को अलगाववादियों को लेकर के तो चीन को सीमा विवाद पर उन्होंने निशाने पर लिया। एक रिपोर्ट आप देखिए। राष्ट्र ध्वज के अनादर पर जयशंकर की चेतावनी। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों को लिया आड़े हाथ। एस जयशंकर जब से विदेश मंत्री बने धाकड़ अंदाज में दुनिया के देशों को चेताते हैं। अपने स्टाइल में दुनिया के देशों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। एक बार फिर से विदेश मंत्री ने जता दिया कि ये न्यू इंडिया है। नए भारत में हिंदुस्तान अपने देश की रक्षा करने के साथ साथ वैश्विक पटल पर अपनी बात को मजबूती के साथ रखता है। जयशंकर ने दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास एक बार फिर से कराया। कर्नाटक के हुबली में उन्होंने कहा कि अब ऐसा भारत नहीं है जो तिरंगे का अपमान सहे। We have seen in the last few days
some incidents in London, something in Canada, a little bit in Australia, in San Francisco. There is a very small minority, okay? But there are behind that minority, there are many interests. Some interests are of neighbors, all of you know which one. Some interests are actually of people who try to use it for, visa and for personal interests, that they try to project this for their advantage. And there may be others who do not, frankly, wish India well. Now, the point there is that when we establish embassies abroad, when our diplomats are performing their task, we are very clear that it is the obligation of the country where these embassies are, where our diplomats are, to provide security. After all, we provide security for so many foreign embassies out here. Now, if they do not provide security, if they do not take this seriously, if there are incidents like what you saw, there will be reactions from India. The days when India would take this lightly, I want to say, are behind us. This is not an India which will accept its national flag pulled down by somebody in the minority. विदेश मंत्री ने इशारों में कह दिया कि भारत जैसे को तैसे का जवाब देने के लिए तैयार है और ऐसा एक्शन दिखा भी चुके हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पिछले कुछ सालों में हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को मजबूती से रख रहे हैं। दुनिया के देशों को चेता चुके हैं। एक बार फिर से दुनिया के कुछ देशों को निशाने पर लिया। पश्चिमी देशों को लंबे समय से दूसरों पर टिप्पणी करने की बुरी आदत रही है और वो ये सोचते हैं कि अन्य देशों के आंतरिक मामले में उनके पास बोलने का भगवान का दिया अधिकार है। उन्हें केवल अनुभव से सीखना होगा कि अगर आप टिप्पणी करना जारी रखते हैं तो आपके खिलाफ दूसरे भी टिप्पणी करना शुरू कर देंगे और ऐसा यदि होता है तो उन्हें पसंद नहीं आएगा। मैं देख रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। एस जयशंकर ने चीन को भी खूब सुनाया। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक चीन संतोषजनक समाधान नहीं करता तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारा चीन के साथ गंभीर सीमा विवाद है। 2020 के बाद ये बढ़ा। 2020 में कोविड शुरू हो चुका था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी हिचकिचाहट की बड़ी तादाद में भारतीय सेना और वायुसेना को बॉर्डर पर तैनात करने का फैसला किया, जिससे पड़ोसी को संदेश दिया जा सके। हमारा स्टैंड साफ है कि किसी को भी 1962 जैसा नहीं सोचना चाहिए, जब सैनिकों को बिना पर्याप्त हथियार, कपड़े आदि के भेज दिया जाता था। आज नया भारत है। आज हमारे सैनिकों के पास आधुनिक उपकरण है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक संतोषजनक समाधान नहीं मिल जाता, बॉर्डर पर हमारा रवैया नहीं बदलने वाला। हम पीछे नहीं हटने वाले। दुनिया के देशों को एस जयशंकर खूब आईना दिखाते हैं। एक बार फिर से दिखाया तो कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उन्हें थोड़ा शांत रहने की बात कही। This post was Mr. Jayashankar. I've known him for a long time and I consider him as a friend. But on this issue, I think we need not be so thin-skinned. I think it's very important that as a government we learn to take some things in stride. If we start reacting to every comment, we are really doing ourselves a disservice. And I would strongly urge my good friend Jay to cool it a bit. I think it's one thing you say in a park for a bunch of youngsters, but when that resonates around the world, it doesn't play very well. एस जयशंकर की पहचान दो टूक बात कहने के तौर पर हो चुकी है। ये पहला मौका नहीं है, बल्कि जब भी भारत का मजबूत स्टैंड रखने की बात हुई, विदेश मंत्री ने मजबूती के साथ रखा। पिछले साल जून में विदेश मंत्री स्लोवाकिया गए। वहां उन्होंने यूरोप की मानसिकता पर जबरदस्त प्रहार किया। यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि उनकी समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं हैं। आपकी समस्या आपकी है, मेरी समस्या मेरी है। बेबाक राय रखने वाले डॉक्टर एस जयशंकर फोरम कोई भी हो, अपनी बात बिना लाग लपेट के रखते हैं। पिछले साल 18 जून को उन्होंने पाकिस्तान को लेकर अपनी बात रखी। तब उन्होंने दुनिया के सामने पावरफुल देश अमेरिका को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत की बहुत सारी समस्याएं सीधे तौर पर अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिए गए समर्थन के कारण है। पाकिस्तान के साथ भारत की बहुत सारी समस्याएं सीधे तौर पर अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिए गए समर्थन के कारण है। एस जयशंकर खरी खरी बात के लिए जाने जाते हैं। विदेश सेवा के अधिकारी को प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्री बनाया था। तब बहुत लोगों ने पीएम मोदी के इस स्टेप को लेकर कई तरह की बातें की, मगर अब जब विदेश मंत्री भारत की बात को डंके की चोट पर कर रहे हैं, तो साफ लगता है कि ये नया भारत है, जो देश कोई भी हो किसी के सामने नहीं झुकता और अपनी बात को मजबूती के साथ रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, यूपी के पीलीभीत में पंजाब एसटीएफ का छापा पड़ा है। भगौड़े अमृतपाल की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पीलीभीत के गुरुद्वारे में पंजाब एसटीएफ इस वक्त तफ्तीश कर रही है, तलाश रही है। अमृतपाल की तलाशी लगातार की जा रही है। यूपी के पीलीभीत में अभी पंजाब एसटीएफ की टीम पहुंची है और वहां पर भगौड़े अमृतपाल की तलाशी में छापेमारी की जा रही है। पीलीभीत के गुरुद्वारे में पंजाब एसटीएफ इस वक्त तफ्तीश कर रही है। लगातार इन जगहों को तलाशा जा रहा है। सत्रह दिन 400 से ज्यादा घंटे अमृतपाल का भोगा गिरफ्तार। अमृतपाल की फरारी पंजाब पुलिस की बड़ी नाकामी। 17 दिन हो गए मगर अभी तक पता नहीं है कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह कहां है। अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस जुटी हुई है, दिन रात एक किए हुए है, लेकिन अमृतपाल का पता नहीं चल रहा। पंजाब पुलिस का दावा है कि अमृतपाल पंजाब में ही है, मगर पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही। अमृतपाल सिंह को पुलिस की गिरफ्त से बाहर 17 दिन हो गए हैं। इन 17 दिनों में अमृतपाल सिंह वापस पंजाब आकर एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और पूरे पंजाब में नाकेबंदी कर रही है। मानसा पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर अमृतपाल समेत उसके 2 साथियों की फोटो लगा दी है। आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। कई संदिग्ध इलाकों में पुलिस द्वारा ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मानसा च इंटरस्टेट 16 नाके लगाए गए हैं जो पंजाब ते हरियाणा के बॉर्डर ਨੂੰ लगते हैं। तो इस विच से जो नाकियां दी जो तस्वीरां लगाई ने पब्लिक की इन्फॉर्मेशन लिए लगाई गई ने, जिस विच अमृतपाल पपलप्रीत ते उन्हां दे साथियों की फोटो है, तां जो पब्लिक जिहड़ी है उन्हां नूं पछाण सके जे उन्हां बारे जो कोई ये जानकारी है तो पुलिस नूं दित्ती जा सके। उधर पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पहुंची है। यहाँ पर धार्मिक स्थल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस का यहाँ पर अमृतपाल की पनाह लेने का शक है। यहाँ से नेपाल बॉर्डर भी नजदीक है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल जिस कॉफियों में वापस लौटा था उसका कनेक्शन पीलीभीत से है। अमृतपाल सिंह के एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में होने की सूचनाओं के बीच सरहद पर चौकसी को बढ़ा दिया गया। सीमा सुरक्षा बल यानी कि एसएसबी और नेपाल सशस्त्र बल के अधिकारियों ने सीमा पर बैठक कर अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए खास रणनीति बनाई है। इसी बीच पंजाब पुलिस ने अमृतपाल से जुड़े वीडियोस को एडिट कर भड़काऊ वीडियो में बदलने के आरोप में मामला दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि वीडियो के जरिए पंजाब में माहौल खराब करने की प्लानिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में शिकायत दर्ज की गई। साइबर क्राइम मोहाली थाने में आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। अमृतपाल से जुड़े वीडियोस को एडिट कर भड़काऊ वीडियो में बदलकर वायरल करने पर कार्रवाई की गई। 6 मिनट 50 सेकंड की वीडियो को एडिट कर 3 मिनट 38 सेकंड का बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इस वीडियो को पंजाब में माहौल खराब करने की नीयत से एडिट किया गया। खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने अलगाववादी संगठनों की नींद हराम कर दी है। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई के बाद जहां खालिस्तान समर्थक अमृतपाल फरार है, वहीं उसके कई साथियों को असम की जेल में रखा गया। इस कार्रवाई से नाराज खालिस्तान समर्थकों ने असम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को धमकी दे दी। दरअसल दिल्ली और असम में असमिया पत्रकारों को पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस की तरफ से एक ऑडियो संदेश भेजा गया है, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को खालिस्तान और अमृतपाल मामले से दूर रहने की चेतावनी दी गई। इस धमकी के बाद सीएम शर्मा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख अमृतपाल को गिरफ्त में लाने के लिए पंजाब समेत कई राज्यों की पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि अमृतपाल को आसमान निकल गया या जमीन खा गई। अमृतपाल को पनाह कौन दे रहा है? पंजाब पुलिस अमृतपाल को ढूंढने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही? अमृतपाल के साथियों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन अमृतपाल फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। लेकिन अमृतपाल पुलिस की पकड़ से बाहर है और पुलिस के हाथ लग रही है तो सिर्फ अमृतपाल की वीडियोस या फिर तस्वीरें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, वीर सावरकर को लेकर के राहुल की टिप्पणी ने सियासी गलियारों में तूफान ला दिया है। सावरकर के नाम पर सियासत खूब हो रही है।
महाराष्ट्र में सावरकर के नाम पर वोट बैंक बनाने की तैयारी की जा रही है। राहुल की टिप्पणी से लेकर के शिंदे की वीर सावरकर गौरव यात्रा तक गहमा गहमी है। रिपोर्ट देखिए। सावरकर के नाम पर राजनीति काम पर, महाराष्ट्र में सावरकर पर घमासान। क्या सावरकर को दाढ़ी वाले नहीं पसंद थे? सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद एक नई बहस छिड़ गई। राहुल गांधी गैर तो गैर, अपनों को भी निशानों पर आ गए हैं। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी गठबंधन ने राहुल गांधी की टिप्पणी का विरोध किया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वीर सावरकर गौरव यात्रा की शुरुआत की। इसमें बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। इस यात्रा में शामिल लोग मैं सावरकर हूं लिखी भगवा टोपियां पहने हुए थे। यात्रा की शुरुआत शिंदे ने सावरकर को श्रद्धांजलि देकर की। दरअसल राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी और इसी के बाद सीएम शिंदे ने सावरकर गौरव यात्रा निकालने की घोषणा कर डाली। इसकी शुरुआत शिंदे की विधानसभा और उनका गढ़ माने जाने वाले ठाणे से हुई। ये यात्रा पूरे राज्य में निकाली जाएगी। शिंदे ने सावरकर की गौरव यात्रा पर कहा कि सावरकर का अपमान हर भारतीय का अपमान है। सावरकर के खिलाफ बोलने के लिए मैं राहुल गांधी की निंदा करता हूँ। मैं किसी को भी सावरकर की तरह सेक्युलर जेल में एक दिन में रहने की चुनौती देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ शिंदे के सावरकर प्रेम को लेकर संजय राउत ने शिंदे पर निशाना साधा। राउत ने कहा कि सावरकर के बारे में शिंदे को कुछ भी पता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सावरकर दाढ़ी वालों के खिलाफ थे, तो क्या शिंदे दाढ़ी कटवाएंगे? सावरकर हमारे लिए हमेशा एक आदर्श रहे हैं। हमने वीर सावरकर जी का पूरा विचार आत्मसात किया है, लेकिन जो वीर सावरकर की गौरव यात्रा अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे, क्या उनको सावरकर मालूम है? क्या है सावरकर का साहित्य, क्या है सावरकर जी का विचार, क्या है सावरकर जी का हिंदुत्व के बारे में विज्ञानवादी दृष्टिकोण, क्या है सावरकर जी गाय के बारे में उनके विचार क्या थे, क्या आपको सब मान्य है? तो आप सावरकर यात्रा करिए। सावरकर जी के बहुत से ऐसे विचार हैं। सबसे पहले सावरकर जी और आरएसएस का विचारधारा से कोई मेल नहीं खाता। ये दोनों में बहुत मतभेद थे। आरएसएस सावरकर जी का हिंदुत्ववाद मानते नहीं थे। संजय राउत सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी से नाराज थे, लेकिन एकनाथ शिंदे की सावरकर गौरव यात्रा पर सवाल उठाते हुए नजर आए। वहीं शिंदे प्रदेश की 288 सीट पर सावरकर गौरव यात्रा निकालने का ऐलान कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इसी बीच राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस सत्याग्रह आंदोलन कर रही है, जिसको लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी को साजिश के तहत फंसाया गया। आज देश देख रहा है कि किस तरीके से उनके साथ भेदभाव हो रहा है। सुनिए। जो कुछ घटनाएं घटी है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, सूरत से शुरू हुई है, पर सूरत के पहले शुरू हो चुका था षड्यंत्र। जिस प्रकार षड्यंत्र किया गया, जब से भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई और पूरे देश ने आशीर्वाद दिया राहुल गांधी जी को, सरकार ऐसी घबरा गई है, तभी से षड्यंत्र शुरू हो गया। कोई कारण नहीं है कि आप पार्लियामेंट मेंबर को, मैं भी 5 बार रहा हूँ पार्लियामेंट के अंदर, कि आप उनको माइक बंद कर दो।